नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। ग्रुप डी की भर्ती, सरकार ने मांगे नौकरी छोड़ने व वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का डाटा। प्रदेश में साल 2018 में विज्ञापित किए गए ग्रुप डी के 18,218 पदों की भर्ती के बाद जो युवक वेटिंग लिस्ट में हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सभी महकमों और बोर्ड निगमों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, जिन पर चयनित कर्मचारियों ने ज्वाइन नहीं किया था या फिर नौकरी छोड़ दी थी। इन पदों को वेटिंग लिस्ट में शामिल युवाओं से भरा जाएगा। 2 मार्च तक निर्धारित फॉर्मेट में यह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र माधमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी बीकानेर के गांव मोडायत वासी अशोक को पुलिस ने अदालत में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर हासिल किया है। डीएसपी जोगिंदर शर्मा के अनुसार आरोपी अशोक MA पॉलिटिकल साइंस का छात्र है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कॉलिंग में मैसेज भेजे थे। ऐप की मदद से ऐसे नंबरों से कॉल की थी जिन्हें देखकर सभी उन्हें विदेशी समझे। आरोपी अशोक ने अपराध कर 3 अहम सुराग छोड़ दिए थे, जिसके जरिए पुलिस टीम उस तक पहुंच गई। एक तो यह कि उसने विधायक को व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजे थे उसमें मुकाम धाम का जिक्र था। धमकी दी थी कि रंगदारी नहीं दी तो मुकाम धाम से आपकी सेवा में लग जाएंगे। दूसरा यह कि उसने PA भूप शर्मा के नंबर पर बिना ऐप कॉलिंग की थी। PA ने उससे बातचीत की कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था। और तीसरा यह कि उसके बोलने का तरीका ठीक वैसा ही था जैसे राजस्थान के बीकानेर में लोग बोलते हैं। इतना ही नहीं, अशोक जिस तरह बातचीत कर रहा था उससे अंदाजा लग गया था कि यह काम किसी हार्डकोर क्रिमिनल का नहीं हो सकता। ऐसे में स्पेशल टीमों ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को महज 2 दिन के भीतर दर दबोचा। 22 फरवरी को चंडीगढ़ में डिप्टी CM से मुलाकात करेंगे पटवारी। अब पटवारियों की समस्या कुछ कम होती दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की ओर से दी रेवेन्यू पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष जयवीर चहल के पास डिप्टी CM कार्यालय चंडीगढ़ से पटवारियों की मांगों को लेकर बातचीत के लिए फोन आया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में चल रहा पटवारियों का धरना शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया है। सेक्शन 7A की रजिस्ट्रियों के मामले में नोटिस दिए जाने से गुस्साए पटवारियों की 22 फरवरी को डिप्टी CM के साथ चंडीगढ़ में मुलाकात होगी। इस दौरान पटवारी अपनी मुख्य मांगे भी रखेंगे। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर किया बड़ा फैसला। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्ध जनों के लिए सरकार ने आवेदन करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। 60 साल की आयु पूरी होने पर व्यक्ति को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही उसकी पात्रता की सूचना भेज दी जाएगी। आवेदक को जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत 2500 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार से सवाल, राम रहीम को किस आधार पर दी फरलो। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो देने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हत्या और यौन शोषण मामले में आजीवन कारावास और 20 साल की सजा काट रहे विवादास्पद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो देने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान सरकार को आदेश दिया कि वह सोमवार को सभी दस्तावेज व रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे, जिसके आधार पर फरलो देने का निर्णय लिया गया। मामले में पंजाब में समाना निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार 56 वर्षीय परमजीत सिंह सोहाली द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि डेरा प्रमुख को फरलो पर ऐसे समय में रिहाई दी गई है जब 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं। याचिका में दलील दी गई है कि इससे पंजाब में शांति भंग होने का भय है। याचिका के अनुसार डेरा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में प्रभाव का दावा कर रहा है। डेरा प्रमुख की रिहाई से राज्य के विधानसभा चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बेटे की शादी के लिए मिलेंगे 71,000 रुपए। हरियाणा सरकार द्वारा बेटे की शादी में सहयोग के लिए माता पिता को आर्थिक मदद दी जाती है। योजना के तहत सरकार विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं, गरीबी रेखा से नीचे और उनकी जिनकी पारिवारिक लगभग 1 लाख रुपए से कम है को 51,000 रुपए का शगुन देती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, DT और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71,000 रुपए का शगुन दिया जाता है। स्पोर्ट्स वुमेन किसी भी जाति या किसी भी व्यवसाय की हो, वह अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के गरीब परिवार और सभी वर्ग के परिवार यानी SC/BC सहित जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है को 31,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। वहीं सामुदायिक विवाह और दिव्यांगजन के विवाह पर 51,000 रुपए का शगुन मिलता है। अगर पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है तो 31,000 रुपए, अगर दोनों दिव्यांग हैं तो 51,000 रुपए की मदद की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर अप्लाई कर सकते हैं।
अब दिल्ली के आईजीआई और जेवर एयरपोर्ट तक के सफर में लगेगा 1 घंटे का समय। तैयार हुआ हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 72 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया है। यह दूरी मात्र 1 घंटे में तय की जाएगी। जेवर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच 13 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसके लिए मौजूदा ट्रैक से अलग ट्रैक बनाया जाएगा, जिस पर हाई स्पीड मेट्रो चलाई जाएगी, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिस पर काम जल्द शुरू किया जाना है। दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। रोहतक आईएमटी में हो सकता है बहादुरगढ़ फुटवियर पार्क का विस्तार। शुक्रवार को बहादुरगढ़ के फुटवियर पार्क में उद्योगपतियों के समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने यहां स्थित फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रोहतक में इस फुटवियर पार्क का विस्तार करने की संभावना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। चौटाला ने कौशल विकास के मद्देनजर युवाओं के प्रशिक्षण को जरूरी बताया। डिप्टी सीएम ने औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। खरखोदा में 900 एकड़ में मारुति की यूनिट बनेगी। फुटवियर पार्क का भी विस्तार करेंगे। इसके लिए रोहतक के आसपास संभावना तलाश रहे हैं। प्रदेश में कई अन्य शहरों में ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी भी बनेंगी। हरियाणा में रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा। 200 से अधिक अधिकारी व कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। हो सकती है बड़ी कार्रवाई। हरियाणा में रजिस्ट्रियों के फर्जीवाड़े में 200 और अधिकारियों व कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। सरकार ने अंडर रूल 7 के तहत कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। इंक्रीमेंट रोकने से लेकर बर्खास्तगी तक संभव है। आदेश वित्त आयुक्त पीके दास ने जारी किया है। बता दें कि 2 मंडलों करनाल और गुरुग्राम के 234 अधिकारियों को इससे पहले ही चार्जशीट किया जा चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 साल में 58,000 से अधिक रजिस्ट्री नियमों के खिलाफ हुई है। नियमों के खिलाफ जाकर रजिस्ट्री करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या 400 से अधिक हो गई है। इनमें 125 तहसीलदार, 98 नायब तहसीलदार, 96 रजिस्ट्री क्लर्क और 176 पटवारी शामिल हैं। कुछ जिलों से पटवारी और रजिस्ट्री क्लर्कों की संख्या की रिपोर्ट अभी आनी शेष है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस मामले में खुद कह चुके हैं कि गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कोयला किल्लत से राजस्थान में बिजली होगी महंगी। प्राइवेट बिजली खरीदने की तैयारी। 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं पर लगेगा फ्यूल सरचार्ज। सरकार के आला अफसरों की अगुवाई में शुक्रवार को हुई बैठक में प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है। इससे साफ है कि बिजली महंगी हो जाएगी। इसकी भरपाई भी सरकार आम उपभोक्ताओं से करेगी। महंगा कोयला खरीदने, महंगी बिजली खरीदने या ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्च होने पर इसका सीधा भार आम उपभोक्ताओं पर डालने की बिजली कंपनियों की परंपरा चली आ रही है। इसका खामियाजा राजस्थान की जनता को फ्यूल सरचार्ज के नाम पर महंगे बिजली बिल के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। अब घर बैठे मिलेगा जैसलमेर के बाबा रामदेव का प्रसाद। डाक विभाग ने शुरू किया सेवा। साथ में मिलेगा विभूति, तस्वीर और ध्वजा। देश के प्रसिद्ध जन जन की आस्था के केंद्र जैसलमेर स्थित लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर के प्रसाद और विभूति को अब श्रद्धालु देश में कहीं भी अपने घर बैठे मंगवा सकेंगे। इसके लिए भारतीय डाक विभाग ने होली प्रसाद बाबा रामदेव मंदिर के नाम से सेवा शुरू की है। इसके लिए श्रद्धालु को अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर निर्धारित प्रपत्र में चाही गई जानकारी को भरकर शुल्क सहित जमा करवाना होगा। रामदेवरा प्रदेश का पहला मंदिर होगा जिसका प्रसाद डाकघर के जरिए घर घर पहुंचेगा। डाक के माध्यम से देश में किसी भी कोने में व्यक्ति ये प्रसाद मंगवा सकता है। जो भी श्रद्धालु डाक विभाग के माध्यम से भगवान रामदेवरा का प्रसाद मंगवाएगा, उनको प्रसाद के साथ रामदेवरा की विभूति, रामदेव की बाल लीला की तस्वीर और ध्वजा भी भेजी जाएगी। यह सब प्रसाद के शुल्क यानी 250 रुपए में शामिल होगा। इसके लिए अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं देना होगा। देश में कहीं से भी प्रसाद मंगवाने पर इसके लिए 250 रुपए चार्ज होगा। इसकी सुविधा हर डाकघर में मिलेगी। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा। अहमदाबाद ब्लास्ट के 49 दोषियों में से 38 को फांसी, 11 आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहेंगे कैद। 26 जुलाई 2008 को शनिवार की शाम का समय था। अहमदाबाद के लोग हमेशा की तरह अपने कामों में व्यस्त थे। इस दौरान शहर में जगह जगह हुए सीरियल ब्लास्ट ने पूरी सूरत ही बदल कर रख दी। महज 70 मिनट में 20 स्थानों पर 21 धमाके हुए, जिसमें 56 बेगुनाह लोग मारे गए तो वहीं 200 से अधिक घायल हुए। जज अंबालाल पटेल ने 13 साल 7 महीने बाद यानी 8 फरवरी 2022 को 6752 पन्नों का फैसला सुनाया, जिसमें 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। वहीं सबूतों के अभाव में 28 आरोपी बरी हो गए। इन 49 दोषियों में से 38 को फांसी तो वहीं 11 को आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि इनमें से एक कैदी सरकारी गवाह के बनने के चलते रिहा किया जाएगा। नेपाल में भारत के यूपीआई की एंट्री। अब पड़ोसी देश के लोग भी स्वदेशी डिजिटल लेन देन का उपयोग करेंगे। नेपाल में भारत के यूपीआई की एंट्री हो गई है। नेपाल के लोग भी जल्द यूपीआई तकनीक के जरिए भुगतान कर सकेंगे। साथ ही नेपाल भारत के अलावा यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। इस पहल से नेपाल में लोगों की सुविधा बढ़ेगी, साथ ही डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा मिलेगा। खास बात यह है कि भारत के बाद नेपाल पहला देश होगा जो डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और नगद लेन देन को कम करने के लिए यूपीआई को अपना रहा है। आसान भाषा में कहें तो यूपीआई एक बैंकिंग सिस्टम
सिस्टम है। इसकी मदद से पेमेंट ऐप पर पैसों के लेन देन होता है। यह ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रकम ट्रांसफर करने की इजाजत देता है। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने विकसित किया है। वहीं इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन के पास है। यूजर को और बेहतर सुविधा देने के लिए NPCI UPI लाइट पर काम कर रहा है। इसकी मदद से यूजर बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के भी पेमेंट कर सकेगा। कहा जा रहा है कि इसका फायदा गाँव में रहने वाले करोड़ों लोगों को होगा जहाँ इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं मिलता। यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और नाटो अलर्ट पर हैं और इसके साफ संकेत मिलने भी लगे हैं। आज जो बाइडेन अमेरिका के सहयोगी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बातचीत में रूस से निपटने का फाइनल प्लान डिस्कस किया जा सकता है। तनाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गुरुवार रात तमाम काम छोड़कर वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लिया है। कहा, रूस के राष्ट्रपति हमें साफ साफ बताएं और वादा करें कि यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि हमें लगता है कि जंग टालने के रास्ते अब भी बंद नहीं हुए हैं, डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी रहें। इस बयान के फौरन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी कि बाइडेन शुक्रवार को अमेरिका के तमाम सहयोगी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बातचीत करने वाले हैं। यह फैसला अहम है क्योंकि इसके पहले अमेरिकी डिप्लोमेट्स सहयोगी देशों से संपर्क कर रहे थे। बाइडेन ने एक महीने में 2 बार पुतिन से जरूर बात की है। रूस ने शुक्रवार को एक बार फिर कहा कि क्रीमिया से उसकी फौज लौट रही है। टैंक्स को भी यहाँ से हटाकर बेस कैंप्स में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन रूस की तमाम दलीलों को अमेरिका और नाटो अब तक नकारते आ रहे हैं। ब्रिटेन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमारे पास इस बात के तमाम सबूत मौजूद हैं कि रूस वहां से सैनिक और हथियार हटा नहीं बल्कि बढ़ा रहा है, लिहाजा हम इन हरकतों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। शेयर बाजार अपडेट। सेंसेक्स 59 पॉइंट गिरकर 58,000 के नीचे बंद। सेंसेक्स के 17 शेयर गिरावट में रहे। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स 59 पॉइंट गिरकर 57,832, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 28 अंक टूटकर यानी 17,276 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन तनाव की वजह से अमेरिकी शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट में भारी उथल पुथल मच गई है। नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स, S&P 500 और डॉव जोन्स, जो कि तीनों अमेरिकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं, में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। युद्ध की आहट से क्रिप्टो मार्केट भी सहम गया है। सबसे चर्चित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की वैल्यू 7.79% यानी 2.57 लाख रुपए से घटकर 30.43 लाख रुपए पर पहुंच गई है।